बता दें जब तक तैयार हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लाहौर में आज जो है यहाँ पे आया हूँ और हमारे दोस्त हैं मियाँ हबीब साहब इनके पास, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, कल आपने देख ही लिया है, परसों जो फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और बिलावल साहब जो हैं, बिलावल साहब और मरियम ने मास्क पहने हुए थे, उसके बावजूद उनकी आंखों से इतनी मायूसी झलक रही थी, पीडीएम की जो हालत है। और फजलुर रहमान साहब तो अगर मायूसी की कोई आपको तस्वीर दिखानी हो कि मायूसी तस्वीर में क्या लगती होगी, वो फजलुर रहमान साहब की इस वक्त जो है वो तस्वीर आप दिखा सकते हैं। जो सारी लीडरशिप है इस वक्त पीडीएम की, वो मायूसी की अथाह गहराइयों में डूबी हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो पार्लियामेंट में इस वक्त अपोजिशन का रवैया है और तमाम जो उनकी कोशिशें हैं कि किसी तरीके से अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाए, एनआरओ मिल जाए, वो हो नहीं पा रहा। उसकी वजह से उनकी मायूसी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत पंजाब ने नया मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लाई है और खैबर पख्तूनख्वा लाई है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चीफ़ मिनिस्टर बुज़दार साहब को और चीफ़ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब को, जिन्होंने वफाकी हुकूमत की कंसल्टेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू इसके ऊपर था, जो उनका सबसे बड़ा इंतखाबी वादा था पीटीआई का कि हम एक बाइख्तियार मुकामी हुकूमतों का निज़ाम लेके आएंगे, उन्होंने वो वादा जो है वो पूरा किया है। और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए पहली बार पाकिस्तान में सूबों से इख्तियारात अज़ला को और शहरों को जाएंगे। इसके साथ एक और भी बड़ी खुशगवार डेवलपमेंट हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के और स्पेशली जो प्रोविंशियल फाइनेंस फ़ंड है उसकी जो तकसीम है, उसकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की है। और इस वक्त जो सिंध में जो बेसिक मसला कराची का चल रहा है, वो क्या चल रहा है? वो ये चल रहा है कि कराची को उसके हिस्से का शेयर नहीं मिलता। आप देखिए 1600 अरब रुपया सिंध में 2 सालों में गया है, लेकिन वो पैसा कैसे ख़र्च हुआ, कहाँ ख़र्च हुआ, किसी को पता नहीं। लिहाजा ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पटिशन उसको एडमिट किया है, ये बड़ी खुशाइंद है और बड़ी इम्पॉर्टेंट पटिशन है। और मैं बड़ा इसको कीनली देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कैसे आगे चलती है, क्योंकि इससे ही सारी जो एक आपका फ़्लो है सूबों में कामों का, वो होना है। इस वक्त दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है जिसके ऊपर पीडीएम सियासत करना चाह रही, देखिए अब तो मैं समझता हूँ कि ये मसला तो ख़त्म हो गया ना इलेक्शनों का। अब तो जो बलदियाती इलेक्शन या जो मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन है, उसमें पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन है वो तो पूरी तहसील में डायरेक्ट वोट के ऊपर हो रहा है। अब घोड़ा भी हाज़िर है और मैदान भी हाज़िर है। अगर आप समझते हैं कि पिछला इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुआ है, तो आप पीडीएम के जो लीडरशिप है बशमूल मरियम के और फजलुर रहमान साहब के, वो आए और इन इलेक्शनों में हिस्सा लें। मैं ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कल कह रहे थे कि जी हम कोई 2-3 दिन धरना देंगे, तो पीपल्स पार्टी का जो धरना है इस्लामाबाद के अंदर, उसके लिए तो छोटा सा टेंट चाहिए, वो हम लगवा देंगे, वहाँ बैठ जाएँ 2-3 दिन, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए कुछ हकीकत को मान के चलना होगा। हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरूने सिंध की पार्टी बन गई है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह से जरदारी साहब ने पार्टी का जो बेड़ा गर्क किया, ये काम तो जनरल ज़ियाउल हक नहीं कर सका जो जरदारी साहब ने कर दिया पार्टी के साथ। अब पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं रह गया। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो की शहीद पार्टी का जो है वो ये इंजाम हुआ है। इसी तरीके से जो पीएमएलएन है, ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, इसलिए इनका कोई सिंध में, बलूचिस्तान में इनका कोई वोट नहीं है। जेयूआई फजलुर रहमान जो है वो केपी के 4 जो ज़िले हैं उनकी पार्टी है।
सो मैं समझता हूँ कि ये सारी को इन सब को चाहिए ये आपस में अलाइंस ना करें, एक दूसरे में मर्ज हो जाए। सबसे बेहतर ये होगा कि फजलुर रहमान साहब को अपना पार्टी लीडर चुन लें और बिलावल भुट्टो और मरियम जो हैं वो उस पार्टी में शामिल हो जाए, नई पार्टी बना लें, ताकि कुछ छोटा मोटा इनका कोई नेशनल कलर जो है वो इनको आए, और उसके बाद यहाँ पे आके मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन लड़े एक पार्टी के तौर के ऊपर, क्योंकि अलहदा तो इतनी उनकी वो नहीं है हैसियत कि वो इलेक्शन यहाँ पे लड़ सकें। वो उनको चाहिए कि एक पार्टी बन के तो ये तीनों जो हैं वो आ जाएं और अपना इलेक्शन जो है वो लड़ें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जिसके ऊपर ये बात करते हैं, वो कहते हैं जी हम महंगाई के ऊपर निकलें, यानी पाकिस्तान के लोगों को वो ये कह रहे हैं कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जो लोग जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं वही हमें बता रहे हैं कि आप महंगाई के लिए हमारे साथ मिल जाएं। आप 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हैं, अभी तक बिलावल साहब ने और मरियम बीबी ने और फजलुर रहमान साहब ने ये नहीं बताया कि वो हुकूमत में अगर आ गए, जिसका ज़ाहिर है कोई चांस नहीं है, तो वो क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे जो वो पिछले 30 सालों में नहीं कर सके। आज भी अगर हम अपने बच्चों को कि आप अपने बच्चों को जरदारी बनाना चाहेंगे, नवाज शरीफ बनाना चाहेंगे या इमरान खान बनाना चाहेंगे? हर माँ बाप आपको यही कहेगा मैं अपने बच्चे को इमरान खान बनाना चाहूँगा। इनके पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई प्लान है, रोज़ आ जाते हैं कभी एक बात के ऊपर कभी दूसरी। पहले इलेक्शन में रिगिंग का कह रहे थे, अब उसी पार्लियामेंट से सेनेट की वोटों की भीख मांग रहे हैं, उसी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो असम्बली स्पीकर की जो है वो तहकीर करते हैं, उसी असम्बली से जो है वो वोटें मांगते हैं। सो हुकूमत को आप दीवार से ना लगाएं, हुकूमत आपको दीवार से नहीं लगाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप हमें ब्लैकमेल करें कि हमारे केसेस के ऊपर आप हमें रिलीफ दें, इसके ऊपर आप हमें जो है वो ब्लैकमेल ना करें। इसके अलावा हर मौजू के ऊपर हम आपसे बातचीत करने को भी तैयार हैं, बैठने को भी तैयार हैं। हुकूमत अपोजिशन को दीवार से नहीं लगाना चाहती, अपोजिशन हुकूमत को दीवार से ना लगाए। एक सिंपल असूल है, इसके ऊपर आगे बात करें। ये फरमाइए कि एक रवायत बनती जा रही है कि ताकत और प्रोटोकॉल के नशे में शहरी पर चढ़ दौड़ना, उनका कत्लेआम करना, क्या आप इस केस को मिसाल बनाएंगे या फिर माजी की तरह ये भी वैसे ही किस्सा परिना हो जाएगा और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा? या आप इस्लामाबाद में जो हुआ है आज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसके ऊपर तो वफाकी काबीना ने नोटिस लिया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई है हो रही है और इंशाल्लाह जो इंसाफ है वो उसको होगा। जफा साहब, मरियम बीबी ने कहा है कि जब भी सेनेट में ओपन बैठने की बात करते हैं तो आपके बड़ों की, इमरान खान को उन्होंने करके बड़ों की काले आनी शुरू हो गई। क्या नून लीग के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है? देखिए अपोजिशन आज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसके ऊपर तो वफाकी काबीना ने नोटिस लिया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई है हो रही है और इंशाल्लाह जो इंसाफ है वो उसको होगा। जफा साहब, मरियम बीबी ने कहा है कि जब भी सेनेट में ओपन बैठने की बात करते हैं तो आपके बड़ों की, इमरान खान को उन्होंने करके बड़ों की काले आनी शुरू हो गई। क्या नून लीग के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है? देखिए अपोजिशन से राब्ते तो रहते हैं, चाहे इनफॉर्मल रहें, चाहे जो मिलते हैं वो पता नहीं मरियम बीबी को बताते भी हैं कि नहीं कि हम मिले हैं या नहीं मिले हैं। उनकी मरियम बीबी का अपनी पार्टी में कोई इतना बड़ा कद नहीं है। देखिए ना, उन्होंने तो जलसे में ये कहा कि मुर्तज़ा अब्बासी को और मान साहब जो सफदर मान साहब के बड़े भाई हैं उनके इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुँचे तो मरियम नवाज़ ने कहा कि आप इस्तीफ़े अगर पहुँच गए हैं तो आप स्पीकर के मुंह पे मारें। वो दोनों स्पीकर के पास गए और उनके पैरों में बैठ गए कि हमारे इस्तीफ़े वापस करें। तो मरियम बीबी की बात उनकी पार्टी में भी कोई सीरियसली नहीं लेता, तो बाहर उनको कौन सीरियसली लेगा। जहाँ तक ये ओपन बैलेट का सवाल है, ये तो इमरान खान की एक पुरानी इसके ऊपर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और ये व्यू बेनज़ीर भुट्टो का भी रहा है, ये व्यू नवाज शरीफ साहब का भी रहा है। जो COD साइन हुआ उसका जो क्लॉज 23 है वो कहती है कि सेनेट का वोट ओपन होना चाहिए, और जब हम करने जा रहे हैं तो उस वक्त पता नहीं इनको क्या हो गया। चलो साहब, आप मेरे मेहमान भी हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो इस वजह से क्या हुकूमत के आने से ये था कि शायद तब्दीली इस वजह से आएगी कि
अखलाकियात बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सियासत में हम देखते हैं कि पंजाब में भी वही जोड़ तोड़ जारी है, अरकान असम्बली को तोड़ा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, सेनेट के अरकान इलेक्शन के लिए जो है वफाकी सतह पर भी और चारों सूबों में भी जोड़ तोड़ जारी है, और पैसों की भी अफवाहें हैं कि ब्रीफ केस जो है वो हिलना शुरू हो गए हैं। तो क्या कोई तब्दीली सियासत में क्यों नहीं आ नहीं, पा देखिए हमारी कोशिश तो यही थी ना कि वोट ओपन कर दें, जी। ताकि सेनेट के अंदर ये जो हमेशा बातचीत आती है कि सेनेट जो है वो बिलियनर क्लब बन गया है, इसको ख़त्म किया जा सके। हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि वोट को ओपन कर दें, ताकि कोई वोट बेच ना सके और तमाम लोग जो वोट दे रहे हैं उनका वोट लोगों के सामने हो। ये अपोजिशन के लोगों को दोबारा अनफॉर्चुनेटली स्पेशली सिंध में इनका ख्याल है कि ये वोट ख़रीद सकेंगे, हालांकि ये नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के पास ज़्यादा ताकत होती है ये काम करने की, लेकिन चूँकि हम नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी को करने भी नहीं देंगे। अगर ये वोट ओपन होगा, अब तो खैर इंशाल्लाह उसमें लॉ भी जो है वो आ जाएगा, लेकिन अगर ना भी हो तो ये काम हम ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो मायूसी है, और क्या उनके चेहरों पे लिखे हुकूमत बात करती है, ओपन वोटिंग की बात करती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वज़ीर आला ने नून लीग की इतनी विकटें उड़ा दी, पीपल्स पार्टी की इतनी विकटें उड़ा दी, आज ये उनसे मिले हैं, आज वो उनसे मिले हैं। तो ये क्या दोहरा म्यार नहीं है कि एक तरफ आप उनके अरकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेट की बात? नहीं, बात यह है कि जो सेनेट का वोट है वो देने के लिए तो हर एमपी आज़ाद है। प्रॉब्लम देखें ना, नून लीग का एक और प्रॉब्लम भी तो आप समझे ना, लोग ये भी तो समझते हैं ना कि नवाज शरीफ खुद तो बाहर जाके बैठ गए हैं, बच्चे सारे उनके बाहर बैठे हुए हैं, जायदाद उनकी बाहर है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में सियासत करनी है वो कैसे नवाज शरीफ के साथ कितनी देर लंबा चलेंगे? जाहिर है वो लंबा नहीं चल सके। ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए बात यह है कि ये भी एक अखलाकी तौर के ऊपर आप ये भी देखें कि बिलावल भुट्टो हमेशा ये बात करते हैं कि वो मदरसों के बच्चों की सियासत के ख़िलाफ़ है। पीपल्स पार्टी तो लिबरल सियासत करती है। अब यहाँ पर आके सारा रिलायंस जो है ये पीपल्स पार्टी का और PMLN का ये है कि फजलुर रहमान साहब मदरसे के बच्चे लेके आएंगे और उनकी बल के ऊपर हम इस्लामाबाद को ब्लॉक कर सकेंगे, और इसके साथ जो बाकी फ़िरका वाराना जमातें हैं वो उनके साथ मिल जाएंगी और हम एक मजहबी सियासत का कार्ड खेल सकेंगे। ये तो अनफॉर्चुनेट है। पहले ही आप जो है एक आप मजम्मत करते रहे हैं सारे अमल की, और अब आके आप कह रहे हैं कि नहीं हमने वही करना है कि हमने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है। सो ये तो बदकिस्मती है। मैंने यही कहा ना कि सारी फ़िरका वाराना जमातों को PDM साथ में लाना चाहती है और इस तरह से आगे चलती है। कमीशन देखिए ये जो लंदन में जो एप्लीकेशन मंजूर हुई है इसको लीगल टर्म में कहते हैं मीनिंग ट्रायल। मीनिंग ट्रायल का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये होती है जब आप लंदन में या में जब फाइल करते हैं पिटीशन किसी के ख़िलाफ़ डैमेजेस की, तो सबसे पहले हेयरिंग ये होती है कि इसका मतलब क्या है, जो आर्टिकल लिखा गया है उसके नतीजे में क्या जो है जो मीनिंग है उससे किसी का नुकसान होगा या नहीं होगा। ये जो मीनिंग्स की समाअत है इसमें ये फ़ैसला हुआ है कि ये ट्रायल आगे चलेगा। अब आगे डेली मेल और वो लोग अपने जब मुकम्मल केस में जाएंगे तो वो आगे उसको बढ़ाएंगे कि क्या कमीशन बन जाए। शुगर कमीशन भी बना, उसने रिपोर्ट भी दे दी और उसमें बज़ाहिर साबित भी कर दिया गया कि इन्होंने अरबों रुपए की टैक्स की चोरी की है और ये फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसमें ब्रॉडशीट कमीशन बन नहीं, ये बात मैं आपसे लोग आम बंदा जो है वो ये कहता है आउटकम क्या है। पहले शुगर कमीशन की बात करूँ। शुगर कमीशन के नतीजे में पहली बार पाकिस्तान के किसान को उसके गंदम उसके जो गन्ना है उसकी कीमत मिली है। इस दफ़ा पहली बार ये हुआ है कि गन्ने की जो कीमत है वो 230 रुपये से 270 रुपये के दरमियान से भी महंगी गई है, और इसके बाद गन्ना जो है वो किसान को पहले एडवांस कीमत मिली है और फिर जो है गन्ना मिल में पहुंचा। वरना यहाँ पर तो गन्ने के काश्तकार का जो इस्तेहसाल हुआ है पाकिस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ रमज़ान शुगर मिल जो थी ये शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, यहाँ पे तो ये करते थे कि वहाँ के जो किसान था उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं थी कि वो अपनी गन्ना जो है वो कहीं बेच सके। उसको ज़बरदस्ती जो ट्रैफिक पुलिस थी वो वहाँ पे गन्ने लेके आती थी
वहाँ पे उसको गन्ने की कीमत मिलती ही नहीं थी, और जो अगर 100 रुपया कीमत है तो 30 रुपया, और वो भी सालों बाद मिलता था। तो पहली बार ये कमीशन के नतीजे में, ये जो शुगर कमीशन हुआ, इसके नतीजे में पाकिस्तान के फार्मर को उसका सही हक मिला। इस तरह ये जो ब्रॉडशीट है, इसमें देखिए पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि हमें पता चले कि जो सारे स्कैम्स हुए हैं वो उसका पैसा गया किधर है। ये जो अल्टीमेटली वो जो पेपर्स हैं वो मिल करके हमारे सामने आनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये आएंगी। इलेक्ट्रिक कार का आप कह रहे थे सर, इलेक्ट्रिक कार कब तक शरीफ की सेहत का मामला हो, उनके बाहर जाने का मामला हो, या फिर और दीगर हुकूमती मामला, तो आप उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को खासी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, बेहतरी की। आज तो मैंने तारीफ की है। अभी आप क्या समझते हैं, साल 9 जो है वो शुरू हो चुका है, पहला महीना भी गुजर गया है, अब आप पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से देखिए पंजाब हुकूमत ने इस साल ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं मुकामी हुकूमतों का, ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। और अभी बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको एहसास नहीं है कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसके नतीजे में आप वसाइल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स को और तहसीलों को दे रहे हैं। ये अगर आपने सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर जो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत सारा काम जो है वो तहसीलों में और अजला में चला जाएगा, और उससे बहुत फ़ायदा है। वो इलेक्ट्रिक कारों का आपका मंसूबा था, वो कब तक आएगा? चाइना ने तो 5-10 अरब डॉलर की तेल की बचत की है, तो क्या नहीं, इलेक्ट्रिक कारों का तो हमारी पॉलिसी आ गई है। हमारे यहाँ पे अब अपनी हमारे 2 व्हीलर्स जो हैं, बाइक्स हमारे अपने बनना शुरू हो गए हैं, 3 व्हीलर्स हमारे अपना बनना शुरू हो गए हैं। 4 व्हीलर्स का ऑर्डिनेंस का इंतज़ार है, इस महीने आ जाएगा, उसकी अप्रूवल हो चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर तो हमने पूरी गेम चेंजर पॉलिसीज़ लेके आए हैं। 1 साल के अरसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक के ऊपर चली जाएगी। सर आपकी मिनिस्ट्री का क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या पॉलिसी होगी? क्या हमने एक मीटिंग इसमें की है वर्चुअल करेंसीज़ के ऊपर, और उसमें क्रिप्टो करेंसी और बाकी वर्चुअल करेंसी सारी शामिल हैं। अभी तक इसके ऊपर पाकिस्तान में जो है वो इसके बारे में बैन है, और हमने फैटफ की रेगुलेशंस को भी अपने जहन में रखना है। बट हम इस वक्त एक पूरा हमने वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया है वर्चुअल करेंसीज़ के ऊपर। इंशाल्लाह हम अगले 3 महीने में कोशिश करेंगे कि वर्चुअल करेंसीज़ के ऊपर एक पॉलिसी बना के लें। अल्लाह इन सब को सेहत दे। और मैं समझता हूँ, देखें शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, हमें तो किसी को जेल में रखने का शौक़ नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना है कि भाई आप ये, पहले होता था कि किसी मुखालफ को पकड़ते थे पुलिस वाले, उसको मारते थे और कहते थे बयान ख़िलाफ़ दे दो, तो वो ख़िलाफ़ बयान दे देते थे। अब जो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं, या नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हैं, या ये तो सारे कागज़ों के केस हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली ये जो आप यंग जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठी हैं और आप लोग बैठे हैं, आप लोग अदालत में जाएं, और जो एविडेंस खिलाफ 43 वॉल्यूम की एविडेंस है शहबाज शरीफ और हमज़ा के ऊपर, आप वो एविडेंस एवेल्यूएट करें। वो किसी के बयानों पे तो नहीं है, ये तो सारा जो इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो कागज़ों के ढेर लगे हुए हैं। आप लोग ख़ुद जाएं, उस कागज़ों को एवेल्यूएट करें, और आप देखें कि पाकिस्तान का पैसा कैसे चोरी किया गया और कैसे बाहर भेजा गया। अब वो पैसा पाकिस्तान में वापस आना चाहिए। हम तो सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं, भाई आप पैसे वापस ले आएँ, उसके बाद आप लोग अपने घरों में रहें। हमें भी तंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को भी तंग कर रहे हैं। आराम से अपने अपने घरों में रहें, हमें जेलों में रखने का क्या शौक। 500 अरब रुपए की लोकल रिकवरी तो हो गई ना। 500 अरब, आपने देखा 200 अरब रुपए की जो है वो 220 अरब रुपए के करीब ये जो खोखर और ख्वाजा आसफ और ये इनकी ज़मीनें छुड़वाई हैं। 347 अरब रुपए की जो है वो नैब की रिकवरी है। प्ली बारगेन जो है वो हम चाहते हैं कि दोबारा इन्वेजन हो ताकि उससे रिकवरी आए। लेकिन जो पैसा बाहर चला जाता है ना, देखें यूएई में, लंदन में, इनमें जो पैसा चला गया वो उन मुल्कों की इकॉनमीज़ में लग जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट्स प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती हैं कि वो पैसा वापस ना जाए। सो उसको लाना एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन हमने इंशाल्लाह शुरू कर दिया, वो भी वापस आएगा। बट आई विल इनकरेज यू अगेन, आप जो सारे यंग जर्नलिस्ट हैं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना जाएं। आप लोग जाएं और जाके जो सारी एविडेंस है इनके ऊपर, उसको ज़रा उसके ऊपर एक नज़र डालें और उसके बाद आप लोग खुद फैसला करें। थैंक यू।